बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम न्यू डिज़ीज़ स्टार्ट करेंगे। हमारा जो जीआईटी रिलेटेड डिज़ीज़ थे वो ख़त्म हो चुके थे। पिछले लेक्चर में हमने बाइलरी सिस्टम से रिलेटेड डिज़ीज़ पढ़ा था, कोलीलिथियासिस। आज हम लीवर रिलेटेड डिज़ीज़ स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट डिज़ीज़ that involve in your course is jaundice। jaundice जिसको हम सिंपल वर्ड में यरकान कहते हैं। अब यरकान में क्या होता है कि बॉडी की जो स्किन सरफेस है या जो कंजक्टाइवा है, स्क्लेरा और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो येल्विश नज़र आते हैं। तो इसका मेन वजह क्या है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का लेवल हाई होता है सीरम में, जिसकी वजह से वो टिश्यू में भी अपटेक होते हैं। तो इसकी वजह से जो कलर है वो येल्विश हो जाते हैं। अब जो हेपेटिक बाइल है जो लीवर प्रोड्यूस करते हैं और जाके जो लीवर के साथ गाल ब्लैडर होता है उसमें स्टोर हो जाते हैं एंड देन एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। अब लीवर की जो बाइल है प्राइमरीली उसकी दो फंक्शंस हैं। एक ये है कि जो फैट्स होते हैं गट में, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फूड में हम फैट्स लेते हैं, तो फैट्स इज़ यूजुअली नॉट एब्जॉर्ब एंड नॉट डाइजेस्टेड by the enzymes। so the bile salt या जो bile acid है वो इसी फैट्स को एमल्सिफाई करते हैं ताकि उसको एब्जॉर्बेबल बना दें। और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं लाइक बिलिरुबिन। बिलिरुबिन कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ हीम पार्ट ऑफ द आरबीसी। इसकी वजह से जो बिलिरुबिन प्रोड्यूस थे, या अगर फूड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है तो उसी को रिमूव करते हैं। तो दीज टू आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हेपेटिक बाइल। अब अगर हमारे पास बाइल की एक्सक्रीशन और बिलिरुबिन की रिटेंशन इन दोनों में इम्बैलेंस आ जाते हैं, सो दैट विल लीड टू द जॉन्डिस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बाइल की एक्सक्रीशन सही तरह से नहीं होते, क्योंकि बाइल में जिस तरह मैंने बता दिया कि इट हैव बिलिरुबिन टू एक्सक्रीट, तो अगर आपके साथ बाइल सही तरह से एक्सक्रीट नहीं होते तो वो जो इसमें बिलिरुबिन मौजूद है वो बॉडी में रिटेन होगा, रिटेंशन ऑफ द बिलिरुबिन होगी। सो इट विल लीड टू द हाइपर बिलिरुबिनीमिया विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द जॉन्डिस। तो जॉन्डिस काज होगी इससे। अब जॉन्डिस क्या है? तो जिस तरह मैंने बता दिया कि स्क्लेरा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उसकी येल्विश डिस्कलरेशन होते हैं, येल्विश कलर बन जाते हैं। और काज इसका क्या है? हाइपर बिलिरुबिनीमिया। बिलिरुबिन की लेवल की हाई होने की वजह से। बिलिरुबिन की लेवल कब हाई होगा? या तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या इसकी एक्सक्रीशन कम हो रही है। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो हमारे पास 0.2 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। जब इसका लेवल 1.5 से ज़्यादा हो जाते हैं तो सच कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ये यूजुअली जो हमारे पास फीवर्स, टाइफाइड फीवर्स या मलेरियल फीवर्स, या अगर इस तरह की हम ड्रग्स यूज़ करें पर्टिकुलरली साइक्लोस्पोरिन या स्टीराइड्स, तो उसकी वजह से भी हीम की जो डिग्रेडेशन है वो ट्रांजिटली इंक्रीज़ होते हैं, हीम की डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया होती है, लेकिन ट्रांजिट होते हैं, पर शॉर्ट टाइम होते हैं। लेकिन जब इसका लेवल 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाते हैं सो देन इट इज़ कॉल्ड जॉन्डिस। फिर वो जॉन्डिस के साइन सिम्टम अपीयर होंगे और वो हमारे पास जॉन्डिस हम उसको कहलाएंगे। अब ये कब जॉन्डिस, कब इसकी अकरेंस क्या होगी? तो इसकी 4 डिफरेंट काजेज़ हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस होते हैं। तो एक तो है इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन,
बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है। कब ज़्यादा होगा? जब हेमोलिसिस ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस हो रही है बहुत ज़्यादा, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनीमियाज जो होते हैं, जिसमें हेमोलिटिक इनीमियाज जिसमें ज़्यादा हेमोलिसिस होते हैं। दूसरा ये है कि हेपेटोसाइट डिसफंक्शन, लीवर की जो पेरेन्काइमा है उसमें वो सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, लाइक हेपेटाइटिस में जिस तरह होते हैं। या जो बाइल जो हमारे बिलिरुबिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं उसकी रास्ते में, उसके फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक गॉलस्टोन, कोलिलिथियासिस, जो कि बाइलरी ट्रैक को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से बाइल एक्सक्रीट आउट नहीं होते, तो इसमें जो बिलिरुबिन है वो रिटेन होते हैं बॉडी में। तो इन्हीं वजह की वजह से जो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन और क्लियरेंस दोनों में अगर इम्बैलेंस आ जाते हैं, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सो इट विल लीड टू द जॉन्डिस। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो और क्लियरेंस कम हो तो अल्टीमेटली इट लीड टू द हाइपर बिलिरुबिनीमिया एंड जॉन्डिस। अब बिलिरुबिन जो है ये किस तरह बनते हैं और इसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मली किस तरह होते हैं? तो बिलिरुबिन की जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होते हैं, हैविंग 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जो है वो अपटेक फ्रॉम द सर्कुलेशन, क्योंकि जो हीम की डिग्रेडेशन होते हैं वो ब्रॉडली हमारा जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है उसमें होते हैं। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में क्या है? स्प्लीन है, मैक्रोफेजेस है, तो वहाँ से वो किस तरह अपटेक होते हैं इनटू द लीवर, और फिर लीवर में वो हेपेटोसाइट के अंदर किस तरह जाते हैं और वहाँ पर उसकी जो कंजुगेशन है या ग्लूकुरोनिक एसिड की कंजुगेशन वो किस तरह होते हैं, एंड देन हाउ इट इज़ एक्सक्रीट। तो ये 4 स्टेप्स है जिसमें वो मेटाबोलाइज होते हैं एंड एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो उसको हम डायग्रामेटिकली जो है डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक आरबीसी है, या तो वो एबनॉर्मल है या उसकी लाइफ स्पेन जो 120 डेज़ है वो पूरी हो चुके हैं, तो वो फिर अब जो है जाएंगे इनटू द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम यानी स्प्लीन, और वहाँ पर वो डिग्रेड होंगी। तो उसका जो हीम पार्ट है वो बाहर निकल जाएंगे, और हीम पर जब हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करते हैं सो इट विल प्रोड्यूस बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन जो है इस पर एक और एंजाइम एक्ट करेंगी, बिलिरुबिन रिडक्टेज, यानी बिलिरुबिन को रिड्यूस करेंगे। तो जब बिलिरुबिन रिड्यूस होगा तो इससे बनेंगी बिलिरुबिन, और फिर ये बिलिरुबिन जो है ये हमारे पास बाइंड होगा विद द अल्ब्यूमिन, क्योंकि अल्ब्यूमिन इज एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन, तो वो फिर अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और वो बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कम्प्लेक्स कहाँ पर जाएंगी? रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम से वो जाएंगी इनटू द ब्लड। अब ब्लड से ये जाएंगे टुवर्ड द लीवर, जो लीवर या हेपेटिक अपटेक है वो हो जाएंगे। इनसाइड द लीवर ये जाएंगे इनटू द हेपेटोसाइट, जो हेपेटोसाइट है उसमें ये जाएंगे, और हेपेटोसाइट में वहाँ पर एक एसिड इसके साथ बाइंड होगा जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड। वही ग्लूकुरोनिक एसिड इसके साथ बाइंड होगा। अभी तक जो बिलिरुबिन थे हमारे पास वो अनकंजुगेटेड थे, अब जब ग्लूकुरोनिक एसिड इसके साथ बाइंड हो जाते हैं सो इट बिकम कंजुगेटेड, और फिर ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये जाएंगी इनटू द बाइल कैनेकुलस, जो बाइल का ट्रैक है उसमें ये जाएंगी ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो यहाँ पर इन द हेपेटोसाइट यहाँ पर जो बिलिरुबिन है उसकी डिसीजन होगा कि या तो वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड होकर कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाएंगी, या ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड नहीं होंगी जो कि इन अ फॉर्म ऑफ अनकंजुगेटेड होंगे।
अब कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड में फ़र्क क्या है? जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है दे आर एन सालुबल, वो एन सालुबल है एंड टॉक्सिक है, जबकि नॉन कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड जो है वो वाटर सालुबल है और क्या है, नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, तो जो नॉन टॉक्सिक एंड वाटर सालुबल बिलिरुबिन है दैट विल बी एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरिन, जबकि कॉन्जुगेटेड जो है वो नॉन सालुबल है तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते। तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे? along with the bile it will goes into the duodenum, यानी इंटेस्टाइन में ये, क्योंकि बाइल डक्ट कहाँ पर ओपन होता है? डुओडेनम के फर्स्ट पार्ट में ये ओपन होता है, तो डुओडेनम में ये ओपन होगा। फ्रॉम द डुओडेनम इट विल गोज टू द कोलोन। ठीक है, और कोलोन में यहाँ पर बैक्टीरिया होता है, कोलोनर रीजन में। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसको डीकॉन्जुगेट करते हैं। तो डीकॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा कि ग्लूकुरोनिक एसिड जो है वो बिलिरुबिन से रिमूव होगा। अब आपके साथ जो बिलिरुबिन है वो अनकॉन्जुगेटेड रह गई, और अनकॉन्जुगेटेड इज देन एक्सक्रीट आउट। ठीक है, लेकिन एक्सक्रीशन से पहले ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द another pigment which is called urobilinogen। अब urobilinogen जो है ये कलरलेस है, इसका कलर नहीं होगा, जबकि हमारे पास जो बिलिरुबिन है इट विल बी कलरफुल, येलोविश कलर होगा, ब्राउनिश येलो कलर उसका होगा, और यूरोबाइलिनोजिन जो है फिर वो एक्सक्रीट आउट होगा अलॉन्ग विद द फीसिस फ्रॉम द बॉडी। सो ये मैकेनिज़्म था जिसके थ्रू बिलिरुबिन जो है वो मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट आउट होते हैं। पहला स्टेप में क्या होता था कि बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन कन्वर्ट इनटू द बिलिरुबिन, फिर बिलिरुबिन कन्वर्ट होता था इनटू द बिलिरुबिन, फिर बिलिरुबिन की अपटेक होती थी इनटू द हेपेटोसाइट, वहाँ पर उसकी कॉन्जुगेशन होती विद द ग्लूकुरोनिक एसिड। जिन बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन होती वो जाती थी अलॉन्ग विद द बाइल इनटू द इंटेस्टाइन, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि अनकॉन्जुगेटेड जो है वो सॉल्युबल होते हैं एंड दैट विल एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन। फिर इंटेस्टाइन में उसकी डीकॉन्जुगेशन होती है और बिलिरुबिन जो रह जाते हैं एट कन्वर्ट इनटू द यूरोबाइलिनोजिन विच इज़ कलरलेस सब्सटेंस एंड दैट विल रिमूव फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विद द पीसेस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। तो जो कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो हमारी बॉडी में एकोमुलेट भी हो सकते हैं। जो स्टार्ट में हमने काजेज़ बताई, या तो लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर सेल में, या बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं, या जो है ऑब्स्ट्रक्शन है इन द फ्लो। इन तीनों कंडीशन की वजह से ये हमारी बॉडी में एकोमुलेट हो सकते हैं विच विल काज हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, जिस तरह मैंने बता दिया कि इट इज़ इनसॉल्युबल एंड टाइटली बाउंड विद एल्ब्यूमिन, तो वो अनबाउंड जो फ्रैक्शन उसका होता है वो टिश्यू में डिफ्यूज़ हो सकते हैं अनकॉन्जुगेट, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड है वो तो जाएंगे, बाउंडेड जो है वो जाएंगे इनटू द इंटेस्टाइन, लेकिन जो अनबाउंड है वो फिर कहाँ पर जा सकते हैं? इनटू द टिश्यू जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन्फेंट की ब्रेन में जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जॉन्डिस क्रिएट करते हैं। जबकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो कब राइज होगा? जब हमारे पास बिलिरुबिन लीवर से बाइलर कैनाकुलाई में एक्सक्रीट आउट नहीं होते, या तो इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या वहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो एब्सेंट है, या जो कैनाकुलाई की मेम्ब्रेन है उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो चुकी है। इन तीनों वजूहात की वजह से जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं जा सकते। तो दोनों जो कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड वो राइज हो सकते हैं इन द बॉडी। अब अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है इसकी कॉजेज़ क्या है?
तो एक तो ये है कि एक्सेस प्रोडक्शन होगी बिलिरुबिन की, लाइक हेमोलिटिक एनीमियास। हेमोलिटिक एनीमिया फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, जिसमें हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, या बर्न पेशेंट हैं, या मलेरिया है जिसमें पैरासाइट जो है वो डायरेक्टली आरबीसी के ऊपर एक्ट करके उसकी हेमोलिसिस करते हैं, तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेंगे। या बॉडी में पर्टिकुलरली इन द जीआईटी में हेमरेज हो है, इंटरनल हेमरेज मौजूद है। अब जीआईटी में क्या होते हैं, बिलिरुबिन प्रेजेंट होते हैं, तो हेमरेज की वजह से वहाँ पर जो बिलिरुबिन है वो ब्लड में जा सकते हैं, क्योंकि विसल जो है वो रप्चर हो चुके हैं और उस रप्चर एरिया के थ्रू फिर वो बिलिरुबिन इनसाइड द ब्लड जा सकते हैं, तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है वो होगा। या इनफेक्टिव एरिथ्रोपाइसिस है, एरिथ्रोपाइसिस हो रही है लेकिन इनफेक्टिव है, लाइक पर्नीशियस एनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो इन कंडीशंस में जो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होंगे इनसाइड द ब्लड। दूसरा कंडीशन है हेपेटिक अपटेक रिडक्शन। सर्टन ड्रग्स हमारे पास मौजूद है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन ऑफ द कैनिकुलाई है उससे ये बिलिरुबिन पास आउट नहीं होते, या सर्टन ड्रग इस तरह है जिसकी वजह से जो ब्लड में बिलिरुबिन बनते हैं वो लीवर तक नहीं आ सकते। और तीसरा कंडीशन है एम्पेयर्ड बिलिरुबिन कंजुगेशन, कि उसकी कंजुगेशन नहीं हो रही, लाइक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न जिसमें ग्लूकुरोनिक एसिड कम होता है और जो एंजाइम पर द ग्लूकुरिनेशन रिस्पॉन्सिबल है वो भी कम होता है। या वायरल और ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस जिसमें लीवर के हेपेटोसाइट सही तरह से काम नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूकुरिनेशन सही तरह से नहीं होते। अब कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया के काजेस क्या हैं, तो डिक्रीज हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन, कि जो लीवर से अपटेक होती है इनटू द बाइलरी डक्ट वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल है हमारे पास, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्रग्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रेगनेंसी की स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं, या स्टीरॉइड्स या कोई एंटीबायोटिक्स भी जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वायरल और ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस या TPN टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन और सिस्टेमिक इन्फेक्शन, इन्हीं कंडीशन की वजह से जो बिलिरुबिन लीवर में होते हैं वो बाइल डक्ट में नहीं जा सकते। और दूसरा कंडीशन ये है कि इंट्राहेपेटिक या एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो इम्पेयर हो चुके हैं। जो बाइल की प्रोडक्शन लीवर में होते हैं तो वो लीवर में भी मूवमेंट नहीं कर सकते और लीवर से फिर उधर भी नहीं जा सकते। तो ये उस कंडीशन में होता है जब इंट्राहेपेटिक जो बाइल डक्ट होते हैं उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई हो, लाइक लीवर ट्रांसप्लांटेशन में ये इस तरह कंडीशन है कि जो लीवर के अंदर हेपेटिक बाइल डक्ट की जो ट्राइब्यूटरीज होती है, जो उसका कोर्स होता है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई हो, जिसकी वजह से इंट्राहेपेटिक जो बाइल फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। और एक्स्ट्रा हेपेटिक जो होता है वो ज़्यादातर गाल स्टोन की वजह से होते हैं, गाल स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो में एम्पेयरमेंट आ जाते हैं। या एक्स्ट्रा हेपेटिक जो है वो कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियास, पर्टिकुलरली जो पेनक्रियास का हेड होता है उसमें अगर कार्सिनोमा हो सो दैट विल exert pressure on the extra hepatic bile system, जो उसका बाइलरी डक्ट है। तो गाल स्टोन और एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से एक्स्ट्रा हेपेटिक होता है, जबकि इन्फ्लेमेशन इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट इन्फ्लेमेशन की वजह से इंट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं। अब न्यूनेटल जॉन्डिस क्या है, तो जब बच्चा पैदा हो जाते हैं तो अप टू 2 वीक्स उसका जो
लीवर होता है उसमें कंजुगेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन जो है वो सही तरह से नहीं होती, क्योंकि उसका लीवर अभी इतना मैच्योर नहीं होता। तो प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन एंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन वो सही तरह से नहीं होते। तो उन्हीं बच्चों में अक्सर जो है अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया जो है वो होते हैं, लेकिन वो ट्रांजिट होते हैं, क्योंकि उसमें एक्सक्रीशन और कंजुगेशन सही तरह से नहीं होती। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी होता है और एक्सक्रीशन ना होने की वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है वो काज हो सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ जॉन्डिस विच आकर एट वेरी फर्स्ट डेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड न्यूनेटल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एंड दिस इज़ एक्सरबरेटेड बाय ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में एंजाइम्स होते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें एंजाइम होते हैं जो कि बिलिरुबिन की डीकंजुगेशन करते हैं। जो लिटिल बिट डीकंजुगेशन हो चुकी है बिलिरुबिन की फॉर द एक्सक्रीशन, तो उसको भी डीकंजुगेटेड करते हैं। तो अनकंजुगेटेड अमाउंट ऑफ द बिलिरुबिन जो है वो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये क्या होता है, ट्रांजिट होते हैं, थोड़े से टाइम के लिए होते हैं। जैसे ही लीवर जो है वो डेवलप हो जाते हैं सो इट विल रिजॉल्व। लेकिन अगर ये सस्टेनेबल रहा, फॉर लॉन्ग टाइम रहा, सो दैट विल एबनॉर्मल एंड कैन लीड टू और मल्टीपल प्रॉब्लम्स। हेरिडिटी जॉन्डिस क्या है? हेरिडिटी जॉन्डिस का मतलब ये है कि ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ऑफ द लीवर, उसमें अगर कोई जेनेटिकली उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो दैट विल लीड टू द एक्स्ट्रा यूट्राइन जॉन्डिस, जिसमें हमारे पास दो किस्म की सिंड्रोम डेवलप होते हैं। एक को कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम और दूसरा है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। तो गिलबर्ट सिंड्रोम में ये होता है कि जो ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज होता है उसका लेवल कम होता है, क्योंकि ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज जो है वो कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, तो उसकी डिफिशिएंसी होती है। और ये क्यों काज होते हैं? ड्यू टू द म्यूटेशन एंड ये एंड है एंड द पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकोडिंग जीन। जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज के प्रोडक्शन के लिए, तो उस जीन में या तो म्यूटेशन हो चुकी है या वो पॉलीमॉर्फ बन चुके हैं। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन के, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिस क्रोमोसोम से कंट्रोल होता है वो डिफेक्टिव होता है, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कम प्रोड्यूस होंगे या एबनॉर्मल प्रोड्यूस होंगे, तो वो सही तरह से कंजुगेटेड बिलिरुबिन को फॉर द एक्सक्रीशन नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। सो दैट विल लीड टू डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। अब अनकंजुगेटेड की साइन एंड सिम्टम क्या होगी? तो इसमें डार्क स्टूल होगा, ठीक है, क्योंकि अनकंजुगेटेड जो है वो बिलिरुबिन पास आउट होंगी एंड द स्टूल। येलो डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी इसमें माइल्ड होगी, यूरिन कलर भी नॉर्मल होगा, स्प्लीनोमेगेली होगी इसमें, क्योंकि ये उस कंडीशन में हो सकते हैं अनकंजुगेटेड जिसमें हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो। तो हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्प्लीन का साइज़ बढ़ेगा। सीरम बिलिरुबिन और लीवर एंजाइम का लेवल जो है वो भी नॉर्मल होगा, एलएफटीज जो है वो नॉर्मल होंगी। जबकि कंजुगेटेड की साइन सिम्टम क्या होगी? इसमें मार्क बॉडी येलो डिस्कलरेशन होगी, डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा होगी, यूरिन भी डार्क होगा, ठीक है, और दूसरा जो स्टूल है वो उसका कलर भी पेल होगा। इसके अलावा इसमें इचिंग होगी, क्योंकि कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया उस कंडीशन में हो सकती है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन एंड द बाइल डक्ट हो, तो वो बाइल फिर प्लाज्मा में आ सकते हैं और टिश्यू में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से इचिंग ऑफ द बॉडी होगी। हेमरेज भी हो सकती है। हेमरेज क्यों होगा?
क्योंकि जो बाइल है वो सही तरह से विटामिन के की रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के ट्रैक। तो विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, हेमरेज होगा विटामिन के। जबकि स्टेटोरिया भी होगा। स्टेटोरिया कहते हैं उस कंडीशन को जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स स्टूल में पास आउट हो, फैट्स एंड द स्टूल, ठीक है, स्टूल में जब फैट्स हो, क्योंकि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड द जीआईटी जो है वो सही तरह से नहीं होती, क्योंकि बाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड विटामिन के। तो विटामिन के भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हेमरेज होगा, और फैट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होती जो कि एक्सक्रीट आउट होगा एंड द डायरिया एंड लीड टू द स्टेटोरिया। इसमें लीवर एंजाइम जो है वो रेज होगा। एसटी, एलटी और एलपी तीनों जो है, और एसजीपीटी, वो ये 4 एंजाइम जो है, एसजीपीटी, ये 4 लीवर एंजाइम जो है ये रेज होगा। अब डायग्नोसिस इसकी क्या होगी, तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेवल मालूम करने के लिए सीबीसी, एलएफटीज लीवर एंजाइम मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड, स्प्लीनोमेगेली के लिए एक्सरे फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोलिलिथियासिस की वजह से है, यूरिन आरी, लेवल ऑफ बिलिरुबिन एंड द यूरिन कैलकुलेट करने के लिए, और इस तरह स्टूल आरी भी, ताकि जो बिलिरुबिन का लेवल है उसमें मालूम कर लें। मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट जो है वो सिम्टमेटिक मैनेजमेंट है, और उस चीज़ को हम ट्रीट करेंगे जिसकी वजह से जॉन्डिस हो चुकी है, जो काजेज़ हमने पढ़े, और जो साइन सिम्टम अपीयर होते हैं उसका ट्रीट करेंगे। एज सच इसके लिए प्रॉपर ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिम्टमेटिक एंड काजेटिव मैनेजमेंट है। इसके अलावा प्रिवेंशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन में क्या करेंगे कि जो डेली रिकमेंडेड अमाउंट है अल्कोहल कंजम्पशन की, 1 to 2 पैक पर डे, उससे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन अगर ना हो तो जॉन्डिस की चांसेस कम होगी, स्पेशली रिलेटेड टू द सिरोसिस जो जॉन्डिस होते हैं। हेपेटाइटिस की वजह से अगर जॉन्डिस हो तो वैक्सीनेशन प्रॉपर करनी चाहिए अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए एंड बी। ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रावीनस ड्रग्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंट्रावीनस इंजेक्शन की वजह से हेमोलिसिस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकते हैं, तो उसको भी अवॉइड करने चाहिए। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसको भी अवॉइड करनी चाहिए, और वो मेडिसिन्स और टॉक्सिक मटेरियल जो कि हेमोलिसिस काज करते हैं या डायरेक्ट लीवर को डैमेज करते हैं, तो उसको भी अवॉइड करने चाहिए। तो एक्सेस ऑफ ड्रग्स जो है उसको यूज़ नहीं करने चाहिए। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि वो लीवर को भी इफ़ेक्ट करता है, हेमोलिसिस